मलिक साहब, पहले हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो जाते हैं तेहरान में, मुलाकात करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ख़बर ये आती है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो रवाना होने वाले हैं। लेकिन फिर अल जज़ीरा ये कहता है कि हमारे सोर्सेस ये बताते हैं कि फ़ील्ड मार्शल तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन जब तक आउटकम नहीं निकलता तेहरान के दौरे का वज़ीर दाखिला का, तब तक वो यहीं पर रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी वज़ीर दाखिला का दूसरा दौरा है, क्या इसे रस्मी समझा जाए या बड़ी पैगाम रसानी समझा जाए? देखिए नासिर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए पहली बात तो ये है कि ऑफ कोर्स ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान सिंसियर और मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए। पाकिस्तान के साथ साथ बाकी ममालिक इस दुनिया में जितने भी हैं ऑलमोस्ट, जो इस चीज़ के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अगर ये मसला दोबारा जंग की तरफ जाता है, जो खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए तबाहकुन असरात लेकर आएगा, बिलखुसूस ईरान के लिए भी और फिर इस खित्ते के लिए भी। न सिर्फ मिलिटरली मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि इकोनॉमिक रिपरकशन जो है उसकी, वो तबाहकुन हो सकती हैं। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्योंकि एक नेबर है ईरान का, वो मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है कि उनको इस चीज़ का ऑब्वियसली बात भी की जाए उनके साथ। और हमने देखा कि इनके जो 2-3 दौरे हुए हैं इसीलिए हुए हैं कि जो मैसेज कैरी कर रहे हैं वो आई बिलीव इट्स सो कॉन्फिडेंशियल कि वो को पर्सनली डिलीवर करते हैं। ही इज़ मोर लाइक ए मैसेज पर्सन, जो कि बात अमेरिका से आती है, यहाँ जाती है, यहाँ से वहाँ जाती है। आपको याद होगा आपके पिछले प्रोग्राम में भी हमारी बात हुई थी जब हमने ये कहा था कि देखिए ईरान के अंदर एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि उनके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर किसी हद तक डाइकोटमी या ट्राइकोटमी है। लेकिन हमें अभी जो कल एक तस्वीर मैंने देखी जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनकी मुलाकात हो रही है जनरल वहीदी के साथ। अब ये वो शख्सियत हैं जो कि IRGC को हेड करते हैं। तो अगर इनकी गालिबन जो मैसेज वहाँ फोटो वहाँ से रिलीज की गई है वो गालिबन इस तासुर को ज़ायल करने के लिए, ये बताने के लिए की गई है कि जो भी बातें हो रही हैं उसमें IRGC भी ऑन बोर्ड है। बिकॉज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था तमाम पॉलिसी मेकर्स के दरमियान, जो ऑब्जर्वर्स हैं वाशिंगटन में भी, यूरोप में भी, हर तरफ, कि ये बात जो हो रही है, ये स्पीकर साहब होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, दूसरे होते हैं, वो सब काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन असल में फैसला जो है वो तो IRGC ने करना है। तो अभी ये तस्वीर रिलीज करके मुझे लगा कि एक तरह से मैसेज भी दिया गया, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस हवाले से जो बात हो रही है इट इज़ हैपनिंग एट द राइट क्वार्टर्स। अब वहां से रिस्पॉन्स क्या आया है ये चीज ऑब्वियसली क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही है इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन एक तशवीशनाक बात है यासिर साहब, आई कैन शेयर विद यू, वो ये है कि मैंने आज सुबह देखा कि वहां पे ईरान की तरफ से जो एक नक्शा जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुस्तकबिल में जब हम आपना हुर्मुज को खोलेंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो हमारे पास होगा, और उन्होंने एक खदोखाल बताए हैं, पूरा लाहे अमल बताया है। और अगर मैं जब उसको गौर से देख रहा हूं तो उसमें तो बहुत सारा वाटर जो है वो तो इंटरनेशनल वाटर है, दूसरे ममालिक का वाटर है। तो अब मुझे समझ ये नहीं आई मलिक साहब, इससे पहले भी जो IRGC ने आज से कोई 20-25 दिन पहले भी नक्शा जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि ओमान के साथ मिलकर हम इसका पूरा कंट्रोल संभालेंगे। उसमें ये फुजेरा और UAE और इसके साथ के मुल्हिका जो इलाके हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शामिल थे, जिस पर UAE ने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो इस ज़िमन के अंदर अगर यही चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इसका कुछ हल नहीं निकलता तो फिर क्या होगा? दूसरा ये कि आप इसको इस तनाजुर में क्यों नहीं देखते कि जिस तरीके से अमेरिका पॉस्चरिंग कर रहा है उसी तरीके से ईरान भी फिर अपने आप को अपर हैंड पे रखने के लिए पॉस्चरिंग कर रहा हो? जी, दोनों पॉइंट्स आपके वैलिड हैं जी। पहला जो आपने कहा कि ये नक्शा पहले आया था, मैं जानता हूं पहले भी आया था, लेकिन पहले मुज़ाकरात का अमल नहीं हो रहा था इस लेवल पर। अभी मुझे यूं लगा कि टाइमिंग पे बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके हमारे वजीर दाखिला जो है वो मुसलसल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इस टाइम पे उसको जारी करना मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो ये आ चुका है, ये वही नक्शा है जो पहले आया था, बट इट्स बीन रिपीटेड। सो आई डोंट नो वेदर ये कहीं कम्युनिकेशन गैप है या वैसे बाय रूटीन वो हो गया है। बट अगर वो और दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है, जो एनालिसिस मेरा भी है और बहुत से लोगों का भी है, वो ये समझते हैं कि जब कभी भी दो फरीक डिप्लोमेसी करते हैं, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी का, तो उसमें यही होता है कि आप कई दफा एक मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन लेकर पब्लिकली जाते हैं, पोस्चरिंग कहते हैं आप उसको, या आप उसको रेट्रिक भी कह सकते हैं। आप जाते हैं मसल फ्लेक्स करते हुए, लेकिन आपके दिल में पता होता है कि ये 2-3 पॉइंट्स जो है इनमें हमने गिव इन कर देना है, और इसके एवज जो है हमने ये 2-3 चीजें जो है वो मनवा लेनी है। अब वो 2-3 चीजें क्या हैं
दिस ऑफ कोर्स वही लोग जानते हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर तो उस एंगल से वो आया है तो फिर तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉस्चरिंग है अगर, और अगर वो एक हार्ड लाइन का इंडिकेशन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा ट्रबलसम है। आई मोस्ट लाइकली एग्री विद यू कि ये पॉस्चरिंग है, और मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी जो है वो आगे बढ़ेगी, एंड आई होप कि हम जंग की तरफ ना जाएं। आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था, आपने फरमाया था कि अगर ये नहीं होता तो क्या होगा। यासर साहब, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। अगर ये मामला तय नहीं होते तो फिर हम जंग की तरफ जाएंगे। जंग जो है वो मसले का हल तो नहीं है, लेकिन दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को वो पूरी तरह से चांस दें, इवन दो उन पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि वो कहते हैं कि मैं हमला करने वाला हूं, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दिया, किसी दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दिया, और वो उसको एक तरह से बैक ट्रैक कर जाते हैं। लेकिन मैं उसको भी पॉजिटिवली देखता हूं कि देखिए, एटलीस्ट ही इज गिविंग डिप्लोमेसी द एज मच चांस एज पॉसिबल। जंग किसी मसले का हल नहीं है, डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं चाहेगा, ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उस तरफ हम नहीं जाएंगे। उन पर प्रेशर जरूर है, बिकॉज अमेरिका के अंदर मौजूद भी प्रो इजरायली लॉबीज जो हैं, आपकी नज़र से शायद गुजरी होगी वो ट्वीट जो कि लिंसी ग्राहम जो सेनेटर हैं, वेरी प्रो इजरायली क्रेडेंशियल्स वाले, उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अनफिनिश छोड़ के आते हैं तो हम इनको यहाँ पे इम्पीच भी कर सकते हैं। यानी एक थ्रेट उनको दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इस तमाम मसले को लॉजिकल एंड तक लेकर आए। लेकिन मुझे लगता यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी रियलाइज कर रहे हैं कि ये इजराइल की जो प्रोवोकेशन है, ये उसका प्रेशर किसी हद तक ही लेंगे, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ही इज आंसरेबल टू द अमेरिकन पीपल, और अमेरिकन पीपल जो है ये समझते हैं कि जंग अनपॉपुलर है, इनको उसमें से निकलना है, बट निकलना इस अंदाज में है कि वो ऐसा ना लगे कि वो किसी तरह से वीक पोजीशन से निकले हैं। उनको भी एक फेस सेविंग भी चाहिए, एक पॉजिटिव एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बोथ ईरान एंड द यूएस नीड टू हैव अ विन विन सोल्यूशन। यानी ऐसा नहीं है कि हम एक को नीचा दिखाएं दूसरे को ऊपर लेकर आए, फिर तो कभी मसला हल नहीं होगा। हमको दोनों की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको जहन में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दानिशमंदी का तकाजा भी यही है, एंड आई होप दैट इट विल वर्क लाइक दैट इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक सवाल अब ये रिवायती सवालों से हटके, आप एक एक्स एम्बेसडर भी रहे, मुझे ये मालूम है, जहाँ तक मेरी नाकिस राय है, कि एक एम्बेसडर जो है वो डेजिग्नेशन के बारे में स्लिप ऑफ टंग उसकी बहुत कम होती है, बहुत उनकी प्रॉपर प्रैक्टिसेस होती हैं बैनुल-अक़वामी सिफारती ज़ुबान के हवाले से। गुफ्तगू करते करते आपने बात ये की पहले वज़ीर ख़ारजा का, फिर आप बोले वज़ीर दाखिला। कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन मैं इसको एक बारीक बीनी से देखता हूँ। मेरे नज़दीक इस वक्त जो निगोसिएशन हम कर रहे हैं, हम तो बतौर पाकिस्तानी ही उसे देखेंगे कि पाकिस्तान है, लेकिन बारीक बीनी वाली नज़र ये कहती है कि ये काम वज़ीर ख़ारजा का था। मैं नीयतों पे या शख्सियाती एतबार से तकाबुली जायजा नहीं ले रहा, सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि बारीकी का फर्क क्यों है। ये काम वजीर खारजा का होता या और शख्सियात का होता जो प्रोमिनेंट थी, ये अचानक मंजरनामे में वजीर दाखिला उभरे और पै दर पै उनके दौरे हुए हैं, तो इसकी वजह क्या दिखाई देती? बिल्कुल सही है। मैं आपके जवाब देने से पहले ये कहूँगा कि देखिए, डिप्लोमैट्स की जितनी बड़ी भी ट्रेनिंग हो, कभी वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी स्लिप ऑफ टंग हो सकती तो है। मैंने तो इसी एतबार से कहा कि बात क्योंकि वजीर खारजा की होनी थी, तो इसलिए वो जुबान से वजीर खारजा निकला, बाद में वो वजीर दाखिला फिर बोलना पड़ा। नहीं, उसमें देखिए ये बहुत कॉमन है। देखिए ऐसा होता है कि जब एक बंदा, एक पर्सन जो है वो शुरू से प्रोसेस का हिस्सा रहता है, तो ऑब्वियसली वो उसी को इंटरेस्ट किया जाता है कि वो इन मामलात को आगे लेकर चले। दूसरी बात ये है, देखिए यहाँ पे जो नोयत ऑफ डिस्कशन है, ये सिर्फ और सिर्फ खारजा से रिलेट नहीं करती। यहाँ पे आप IRGC से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे दाखिली उमूर भी हैं, और क्योंकि शुरू से जब फील्ड मार्शल वहां पे गए थे तो उनके साथ वो मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि मे बी वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे वो जो भी करें, चाहे वो वजीर खारजा हो, वजीर दाखिला हो, कोई भी वजीर हो, कभी कभी दोनों में से कोई नहीं भी होता, एक स्पेशल एनवॉय होता है। आपने देखा कि इन केस ऑफ अमेरिका स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं वहां पे, वो ना वजीर खारजा हैं ना वजीर दाखिला हैं, वो एक स्पेशल एनवॉय है, ठीक है, वो आते हैं। जेरेड कुशनर हैं, वो भी वजीर दाखिला भी नहीं है, वजीर खारजा भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो कॉन्फिडेंट होता है, जो इस प्रोसेस का हिस्सा होता है, उसकी बारीक बीनियों को समझता है, वो प्रोसेस को लेके आगे चले तो उसको ये लगता है कि कंटिन्यूटी हो रही है। तो मैं इसको बिल्कुल मुस्बत अंदाज में देख रहा हूं। आई रिस्पेक्ट योर बारीक बीनी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना बारीक ना जाएं, क्योंकि बेसिकली प्रोसेस दिस इज नॉर्मल। मैं वो मनफी अंदाज में आ रहे हैं, वो दोनों बतौर सालिस ये किरदार तो कोई भी नहीं अदा कर सकता। वो तो सिर्फ आमियाना सा एक सवाल था कि
हो सकता है कि बहुत बेहतर अंदाज में वजीर दाखिला इसको अंजाम दे रहे हों। तो मेरा सर सवाल एक और है अमेरिका के हवाले से। मेनाब स्कूल वाला जो मामला है उसकी जिस तरीके से वजाहत दी गई और ये कहा गया कि IRGC का क्रूज मिसाइल की वो साइट थी जिसके ऊपर हमला किया गया, उसी साइट के ऊपर ये स्कूल बनाया गया था जिसको भरपूर अंदाज में रद्द किया है ईरान ने। आप समझते हैं कि ये पल्ला झाड़ लिया है इस मामले से अमेरिका ने, या फिर अमेरिका इसमें और फंसता गया? ऑब्वियसली मैं इस फुल डिटेल से वाकिफ नहीं हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली किसी भी स्कूल पे हमला करना यानी इट्स अनफॉरगिवेबल। अगर ऐसा हुआ है जानबूझ के तो इट शुड बी कंडेम्ड इन ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। खुसूसन जो हमारे नौमौलूद बच्चे हैं या कम सिन बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियां जो है उनको प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे जो भी ममालिक हैं, इवन आप जंग भी कर रहे हों तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह के हमले करें। वी कैन ओनली कंडेम इट यासिर साहब। अच्छा सर, ये बताइए, ये वक्फे के दौरान दोनों अतराफ में जो तैयारियां जारी हैं, अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका एक तरफ तो ये कहता है कि हम ईरान पे दोबारा हमला करेंगे, एक तरफ खबर ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फ़ोन गया आखिरी बेंजामिन नेतन्याहू को, उसमें कुछ तलखी हुई है जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं अमेरिका ईरान मुआहदे, मुमकिन मुआहदे के हवाले से। तो स्पॉयलर्स तो इसमें मौजूद हैं, तैयारियां भी इस वक्फे के दौरान जारी थी। तो क्या कोई ऐसा खदशा हो सकता है कि इसी असना में कहीं ना कहीं से कोई फॉल्स फ्लैग की खबरें आना शुरू हो जाएं? जी, मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा। देखिए डेफिनेटली जो इज़राइल है उसकी इंटेंशन तो यही थी कि ऑब्वियसली इस जंग को कंटिन्यू रखा जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द अमेरिकन पीपल, और अमेरिकन जो लोग हैं वो इस जंग को अनपॉपुलर समझते हैं। इस जंग का एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं समझ, दूसरी मैं ये भी कहता चलूँ, मैं उस थ्योरी से एग्री नहीं करता जो लोग कुछ मीडिया में मैं देखता हूँ बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर है और उनको एग्जिट करना है। डेफिनेटली प्रेशर है, बट इतना भी नहीं है कि वो इस जंग को आधा छोड़ के चले जाएं। ही विल हैव टू सी इट टू एन एंड, चाहे वो डिप्लोमेटिक एंड होता है तो वो बेस्ट सोल्यूशन है दोनों अतराफ के लिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं देख रहा यासिर साहब कि वो इसको बीच में छोड़ेंगे और एक निकल जाएंगे। नो, ही विल नॉट। वो इसको ही विल हैव टू सी इट टू द एंड, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिका की जो ग्लोबल एक प्रेजेंस है, उसकी जो मिलिट्री माइट है, जो उसकी उस सब के ऊपर एक सवालिया निशान होगा अगर वो इस तरह से निकल जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि इस मसले का डिप्लोमेटिक हल निकले और हम जंग की तरफ ना जाएं। सो दैट इज द होल एफर्ट जो दुनिया भर से हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा, कॉशियस ऑप्टिमिज्म इज द नेम ऑफ द गेम। ठीक। मलिक साहब, एक चीज ये बताइए कि अमेरिका का विजिट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे पहले ये मामला समेटना चाहते थे, नहीं समेट सके। फिर चाइना के विजिट पे उनको ये उम्मीद थी कि शायद चाइना कोई दबाव डाले और उनसे कोई बार्गेन कर लिया जाए। उसका भी कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब आप क्या समझते हैं कि जब चाइना भी दबाव नहीं डाल सका और उस विजिट से पहले भी ये मामला जो है उसे समेटा नहीं जा सका, तो इस पूरे मामले में क्या ईरान को कोई लेवरेज मिल सकती है इस पूरे मंजरनामे में? नहीं, चाइना का देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना का जो विजिट था दैट हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट एजेंडा। ऑफ कोर्स दुनिया का फोकस इस वक्त क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट पे है तो हम उस लेंस से इसको देख रहे थे, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो तो बहुत वाइड रेंजिंग था। वो रिलेट करता था फ्यूचर की ग्लोबल डिप्लोमेसी से, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से, और मेरी नज़र में वो एक बहुत ही मुस्बत विजिट था उनका। अगर आप चाहेंगे तो हम दूसरे प्रोग्राम में उसके बारे में तफसील से बात भी कर लेंगे कि उसके अंदर क्या पाया क्या खोया। लेकिन एक चीज़ मैं कहता चलूँ, इस चीज़ पे चाइना जो है वो और अमेरिका के मौक़िफ़ में कोई जो है वो तफरीक नहीं है। चाइना भी ये समझता है कि ईरान को जो है वो न्यूक्लियर ताकत नहीं होना चाहिए। ये एश्योरेंस उन्होंने ली है उनसे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो 2 माह डिले किया इस विजिट को, बिकॉज वो वहां पे नहीं जाना चाहते थे एज अ वीक प्रेसिडेंट। वो ना ही ये चाहते कि इस मसले का हल बीजिंग से निकले। देखिए, अगर वो बीजिंग जाके वहां से इसका हल करते तो फिर तो ये साबित होता है कि अमेरिका कुड नॉट सॉल्व द इशू, उसको चाइना की मदद की जरूरत पड़ी। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बीजिंग से उसका हल निकले। अगर उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो इम्प्लिसिट होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी, यानी विजिबल नहीं होगी। इट विल रिमेन अंडर कवर, और असल में ये यही चाहेंगे कि ये खुद इस मसले का हल निकालें। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइना जाने के बाद वहां से कोई अनाउंसमेंट होगी।